हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 29 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है $1.5 बिलियन ADB लोन टू फंड कोविड-19 रिस्पॉन्स। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन इंडिया को दिया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 से रिलेटेड कंडीशन जो कंट्री में बनी है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब $1.5 बिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है ताकि जो भी इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हैं कोविड-19 के लिए वो सरकार की तरफ से लिए जा सकें और पैसों की कमी ना पड़े। तो ये जो पर्टिकुलर लोन लिया गया है ये सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और हेल्थ इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये जो फंड है ये स्पेसिफिकली सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए लिए गए हैं। कोविड-19 के कारण जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है और इंडियन इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम हुई है कंपनियों के लॉकडाउन के कारण, कंपनियों के बंद होने के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुई हैं, तो उनके इम्पैक्ट को टैकल करने के लिए इस फंड के पैसे का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा भी बैंक फर्दर जो भी स्टिमुलस मेजर्स हैं उनको लेने के लिए सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करना चाहता है, जैसे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हेल्प के लिए अगर कोई रिलीफ पैकेज देना है सरकार को उसके लिए भी फंडिंग के लिए एडीबी रेडी है। और अदर हेल्थ सर्विसेज की फंडिंग के लिए जो भी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ की जानी है उनके लिए भी जो लोन है एडीबी के द्वारा दिया जा सकता है आगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर एडीबी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम एडीबी के बारे में देख लेते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। जो एडीबी है इसके अलग अलग फील्ड ऑफिसेज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। हेड ऑफिस है मनीला फिलीपींस में और दुनिया में बाकी जगह भी इसके करीब 31 फील्ड ऑफिसेज हैं। एडीबी को वर्ल्ड बैंक के तर्ज पे बनाया गया है, यानी कि इसको मॉडल किया गया है वर्ल्ड बैंक की तरह। और इसके जो इसमें वोटिंग राइट्स हैं और कंट्रीज़ के अलग अलग कंट्रीज़ के जो वेटेज हैं वो वर्ल्ड बैंक के नियम और कानून के अकॉर्डिंग ही फॉलो किए जाते हैं। तो वोटिंग पैटर्न वर्ल्ड बैंक की तरह ही अलग अलग कंट्रीज़ को दिया गया। तो यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न मिला है वो मेंबर कंट्रीज़ के कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे मिला है। जिस कंट्री ने जितना ज़्यादा कैपिटल एडीबी बैंक को दिया है उसको उतना ही ज़्यादा वोटिंग राइट मिला है। यहाँ पर जापान सबसे ज़्यादा शेयर रखता है एडीबी का, करीब 15% शेयर एडीबी का जापान के पास है। सेकंड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, जिसका भी 15% के करीब ही शेयर है। तीसरे नंबर पे है चाइना और चौथे नंबर पे है इंडिया। यानी कि एडीबी बैंक के बारे में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शेयर कौन सी कंट्री का है, एडीबी में सबसे ज़्यादा शेयर है जापान का जो एक एशियन कंट्री है। सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, तीसरे नंबर पे चाइना और चौथे नंबर पे इंडिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। एडीबी का हेडक्वार्टर हमने देखा मनीला फिलीपींस में। अभी के एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा और एडीबी में आज के टाइम में टोटल 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 68 कंट्रीज़ हैं एडीबी की मेंबर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। एडीबी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें केवल एशियन कंट्रीज़ नहीं है, इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो मेन फोकस है वो एशिया के रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है। लेकिन एडीबी के जो मेंबर हैं वो केवल एशियन कंट्रीज़ नहीं हैं। अभी हमने देखा शेयर के हिसाब से भी सेकंड नंबर पे यूएसए का शेयर है इसमें। तो अदर देन एशियन कंट्रीज़ भी एडीबी के मेंबरशिप रखती हैं। ये आप एडीबी की मेंबर कंट्रीज़ देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में। इसमें जो ग्रीन मार्क कंट्रीज़ हैं ये मेनली एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन्स की कंट्री हैं। ये सारी कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया और उसके नेबर की सारी कंट्रीज़ जो ग्रीन मार्क्ड है, इसके साथ पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारी कंट्रीज़ एडीबी की मेंबर हैं। इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी मेंबर हैं और अगर अमेरिका की बात करें तो यूएसए, कनाडा भी मेंबर है एडीबी बैंक का। तो केवल यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं है, केवल एशियन कंट्रीज़ नहीं है और केवल अमेरिकन कंट्रीज़ नहीं है। ये सारी कंट्रीज़ जो मार्क दिखा रही हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, सबके नाम याद करना मुश्किल है। लेकिन अगर वर्ल्ड मैप का आइडिया हो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें आती हैं तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो एलिमिनेट करके सही आंसर निकाला जा सकता है।
नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री डज यू टर्न ऑन प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लाज्मा थेरेपी की बात कुछ दिनों से की जा रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से प्लाज्मा थेरेपी पे रिसर्च की जा रही है और अकॉर्डिंगली काउंसिल ने कुछ अपनी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल निकाली हैं हाउ टू यूज़ प्लाज्मा थेरेपी। ऐसा देखा गया है, आईसीएमआर की रिसर्च बताती है कि प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ करके जो कोविड-19 की पेशेंट की कंडीशन है वो थोड़ी इम्प्रूव की जा सकती है। तो यहाँ पर आईसीएमआर की रिसर्च के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आईसीएमआर के द्वारा प्रपोज क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल दिया और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि मिनिस्ट्री का कहना है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है इसको केवल क्लिनिकल ट्रायल और टेस्टिंग फेज़ में ही अभी देखा जा रहा है। ये एक फाइनल कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसका यूज बहुत ही कॉशसली और अलर्ट होके किया जाना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी अभी तक केवल प्रिवेंटिव थेरेपी है और ये फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है कोविड-19 का। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट कहलाता है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में ही होता है एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ कभी भी कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है, बॉडी में कोई भी वायरस एंटर करता है तो उन वायरस या पैथोजेंस से फाइट करने का काम एंटीबॉडी करती हैं और एंटीबॉडीज़ बॉडी का इम्यून सिस्टम जनरेट करता है। यानी कि किसी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है, जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उस पर्सन में एंटीबॉडी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांगली फाइट करती है, उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी ही इन्फेक्शन को फाइट करने में काम आती है। तो अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो एंटीबॉडी कोरोना वायरस से अच्छे से फाइट कर रही है और ऐसा पर्सन रिकवर कर जाता है कोरोना वायरस से। और जिन पर्सन में का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है तो वहाँ पर एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो उस तरह से नहीं होता, जिसके कारण कोरोना वायरस बॉडी पे किसी ना किसी एक्सटेंट में हावी हो जाता है। एंटीबॉडी उनसे फाइट नहीं कर पाती, जिसके कारण जो इलनेस है उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है कुछ पेशेंट्स में। तो अब इस थेरेपी के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के ब्लड से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी होगी और उस एंटीबॉडी वाले प्लाज्मा को दूसरे पर्सन में इंजेक्ट किया जाएगा। अब हुआ क्या ऐसा करने से जो एंटीबॉडीज़ हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी, वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके ब्लड में एंटीबॉडी बहुत कम है या वो फाइट नहीं कर पा रही कोरोना वायरस से, उनमें नई एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी गई रिकवर पर्सन की, जिससे कि अब वो जो नोवेल कोरोना वायरस किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में है तो उनसे बेटर तरीके से फाइट कर सकता है और क्रिटिकल इल पेशेंट की जो कंडीशन है इस कारण बेटर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, केवल प्रिवेंटिव मेजर है या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। इससे थोड़ी सी रिसर्च के बाद ऐसा देखा गया है कि इससे जो कंडीशन है क्रिटिकली इल पेशेंट्स की वो बढ़ सकती है और उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो इस थेरेपी को बोला जाता है प्लाज्मा थेरेपी और इसी के यूज़ के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल करना है उसका अप्रूवल दिया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत काम करता है। तो बेसिकली अगर हम ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है और ये ऑर्गेनाइजेशन खुद हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं कंट्री में किसी भी नए वैक्सीन की, नए ट्रीटमेंट के प्रोसेस की, कोई भी अगर कोई प्रोसेस आई है तो ऐसी प्रोसेस को पहले ट्रायल करना पड़ता है। तो ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जो नई वैक्सीन्स आती हैं उनके ट्रायल का अप्रूवल भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ सेंट्रल कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कंट्री में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड गाइडलाइंस भी इशू करता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना वायरस के टोटल नंबर ऑफ़ केसेस के बारे में। तो हम टोटल केसेस देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो 31,000 से ज़्यादा हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स 1,000 से ज़्यादा हैं और टोटल नंबर ऑफ़ रिकवर्ड पर्सन, कितने पर्सन रिकवर कर गए हैं, ये करीब 7,700 से ज़्यादा हैं। तो जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं उन्होंने 31,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग स्लैम्स इंडियाज़ टेरर रैंकिंग। अब इंडिया की टेरर रैंकिंग एक ग्लोबल टेरर इंडेक्स के द्वारा दी जाती है जिसको बोलते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019। तो 2019 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज़ किया गया था
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और 2019 में 2019 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो रखी गई थी 7th। इससे पहले इंडिया की रैंकिंग थी 8th, और उसके बाद एक साल के बाद 2019 में इंडिया की रैंकिंग 7th बताई गई। टेररिज्म से रिलेटेड केसेस के बारे में, जो भी केसेस के कारण जो कंट्रीज़ इम्पैक्ट होती हैं, उन कंट्रीज़ की रैंकिंग बताई जाती है इस इंडेक्स से। अब इस रैंकिंग को क्वेश्चन किया गया है नीति आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट में। नीति आयोग ने बोला है कि जो भी मेथडोलॉजी अडॉप्ट की गई हैं इस ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो ओपैक हैं, और वो मेथडोलॉजी क्लियर नहीं है कि किस तरह से इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इंडिया को 7th नंबर पे रखा गया। अब क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया को इस बात पे है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की मेनली, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान, बुर्किना फासो, फिलिस्तीन और लेबनान, इन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट साल के हर टाइम लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और वहाँ पर टेररिज्म 24/7 पूरे साल भर चलता रहता है। उन कंट्रीज़ के लेवल में इंडिया को रखा गया है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, बल्कि इस इंस्टीट्यूट ने इंडिया को रैंकिंग इन कंट्रीज़ से भी ऊपर दी है टेररिज्म के मामले में। तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग इन कंट्रीज़ से भी ज़्यादा टेररिज्म है इंडिया में, ये बताया गया है, जिसको ऑब्जेक्ट किया है नीति आयोग ने। अब इंडिया की जो रैंकिंग है 7th है, तो यहाँ पर जो रैंकिंग है वो इंडिया की अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया और सोमालिया से भी ज़्यादा टेररिज्म हिट कंट्री माना गया है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब इसके कारण क्या होता है कि ये जो रैंकिंग आती है, इसके कारण कंट्री में जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और इस रैंकिंग के बाद कहीं ना कहीं इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉरेन कंपनीज की तरफ से, वो कम हुआ है। तो ये रैंकिंग, इस रैंकिंग ने इंडिया के इन्वेस्टमेंट को खासा प्रभावित किया है, खासा इम्पैक्ट किया है। इस कारण से नीति आयोग ने इस पर्टिकुलर रैंकिंग की मेथडोलॉजी पे क्वेश्चन किया है। तो ये तो बात की हमने, ये न्यूज़ है। अब इसमें मेनली जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग 7th है, ये इंपॉर्टेंट है। 7th रैंकिंग, 2020 में भी ये इंडेक्स आने वाला है, वो बात की बात है, लेकिन जब तक वो इंडेक्स नहीं आता तो ये रैंकिंग लेटेस्ट है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफ़ी बार ये पूछ लिया जाते हैं क्वेश्चन इंडेक्सेस से। उसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 7th नंबर है इंडिया का, और इसको पब्लिश कौन करता है, उसको निकालने वाला इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और इसका हेडक्वार्टर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 3 फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ से। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है, और इसकी ब्रांचेज न्यूयॉर्क, मैक्सिको और हेग में भी हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। तो ये इसको स्टार्ट किया गया था 2007 में, और 2007 से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकाला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, USCIRF डाउनग्रेड्स इंडिया इन 2020 लिस्ट। 2020 की लिस्ट एक निकाली है यूएस के एक कमीशन के द्वारा, जिसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसने इंडिया की ये भी एक तरह से रैंकिंग करता है कंट्रीज़ को रिलीजियस फ्रीडम के टॉपिक को ध्यान में रख के। तो रिलीजियस फ्रीडम के जो मामले होते हैं उनको देखते हुए ये यूएस कमीशन कंट्रीज़ को रैंक करता है, और इसने इंडिया को लोवेस्ट रैंकिंग पे रखा है 2020 के लिए। और लोवेस्ट रैंकिंग जो है वो है कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो ये जो डिपार्टमेंट है यूएसए का एक कमीशन है, तो इसमें कहीं ना कहीं यूएसए का थोड़ा सा फेवर रहता है, यूएसए की तरफ इंक्लिनेशन रहता है, वो एक पहलू है इस रिपोर्ट का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि इसने किस लिए इंडिया को डाउनग्रेड किया है और लोवेस्ट लेवल पे रखा है, इसका रीज़न बताया गया है कि इंडिया में जो स्पेसिफिक मामले 2019 और 20 में देखे गए हैं, उनमें स्पेसिफिक हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, एंटी कन्वर्सन लॉ, और सिचुएशन जो भी जम्मू कश्मीर में बनी है। तो इन मुद्दों को लेकर जो रिलीजियस फ्रीडम है माइनॉरिटीज़ की, वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है, जिसके कारण यूएसए के इस कमीशन ने इंडिया की जो रैंकिंग है वो लोवेस्ट रख दी है। अब इन रैंकिंग के बाद इंडिया को बिल्कुल वर्स्ट रिलीजियस फ्रीडम रखने वाली कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया। मतलब ये बिल्कुल जो वर्स्ट कंट्रीज़ हैं जो अपने यहाँ की माइनॉरिटीज़ को लोवेस्ट लेवल पे रखती है, उनके साथ कंपेयर किया गया, उन्हीं के लेवल में रख दिया है इस रिपोर्ट ने।
इससे पहले इंडिया की रैंकिंग थी टायर 2 रैंकिंग थी, और अब इंडिया को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रख दिया है। तो 2004 के बाद पहली बार ऐसा मौका है कि इंडिया को इस कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट वर्ल्ड पेज है। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, यूएस में सीक डैमेज फ्रॉम चाइना। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि यूएसए चाइना से जो भी कोविड-19 के कारण डैमेज हुआ है वो लेने के लिए जो है अपने कदम उठा सकता है। अभी जर्मनी ने अनाउंस किया था कि चाइना हैव टू पे जर्मनी $165 बिलियन इन रेपरेशन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डैमेज ड्यू टू कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के कारण जर्मनी के जो भी इकोनॉमिक डैमेज हुआ है वो जर्मनी करीब $165 बिलियन चाइना से डिमांड करेगा, ऐसा जर्मनी के न्यूज़पेपर बताते हैं। तो अब इसके बाद यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी चाइना से कोरोना वायरस का इकोनॉमिक डैमेज मांगना चाहते हैं। इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है, साउथ एशिया फेसेस हेल्थ क्राइसिस एज चिल्ड्रेन मिस वैक्सीनेशन। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी चिल्ड्रेन के वेलफेयर को देखता है वर्ल्ड लेवल पर, उसके द्वारा कंट्रीज़ को वार्न किया गया है। और कैसी वार्निंग दी है यूनिसेफ ने? यूनिसेफ ने बोला है कि थाउजेंड चिल्ड्रेन अभी इम्यूनाइजेशन के एब्सेंस की वजह से बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। अभी क्या है, लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण साउथ एशियन रीजन में भी एक बहुत बड़े लेवल पर लॉकडाउन की स्थिति है। और इस लॉकडाउन के कारण जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन किया जाता है अलग अलग डिजीज़ के लिए, जैसे कि पोलियो के लिए इम्यूनाइजेशन भी कुछ कंट्रीज़ में चल रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, या फिर अलग जो डिजीज़ हैं उनके लिए भी रीजनल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज चल रही हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण इन कंट्रीज़ में अब ये इम्यूनाइजेशन जो है वो रोक दिया गया है। बांग्लादेश और नेपाल में मीज़ल्स और रूबेला डिजीज़ के लिए इम्यूनाइजेशन की कैंपेन चलती हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी ये कैंपेन चलाई जाती हैं, बट कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ये सारे जो कैंपेन हैं, जो सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैं वो रुके हुए हैं, होल्ड हुए हैं। अब इन होल्ड प्रोग्राम को इमरजेंसी की तरह शुरू करने की ज़रूरत है। अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड कंडीशन कंट्रोल में है तो इनको तुरंत के तुरंत शुरू किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया है यूनिसेफ के द्वारा। अब ये अगर शुरू नहीं होते, टाइमली गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट नहीं लिया जाता इन प्रोग्राम्स को शुरू करने के लिए, तो ये कोरोना वायरस से लोग मरे ना मरे, ये बच्चे इन डिजीज़ से ज़रूर मर सकते हैं, ऐसा वार्न किया गया है। मीज़ल्स और रूबेला एक बहुत बड़े लेवल पर मॉर्टेलिटी क्रिएट करते हैं इन कंट्रीज़ में, खासतौर से साउथ एशियन रीजन में। इसलिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को वॉर फुटिंग पे शुरू करने की ज़रूरत है। इसी कारण से यूनिसेफ ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स जो भी पब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनको थोड़ा भी कंट्रोल अगर कोरोना वायरस पे होता है तो तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। तो ये जो डिजीज़ हैं, अभी इनमें कुछ डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मीज़ल्स है, रूबेला है, इनसे रिलेटेड इम्यूनाइजेशन इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में चलाए जा रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इवन इंडिया में भी इनसे रिलेटेड इम्यूनाइजेशन चल रहे हैं। तो यहाँ पर साउथ एशियन रीजन की बात की गई है, तो पहले तो हम देख लेते हैं साउथ एशियन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। साउथ एशियन रीजन को सदर्न एशियन रीजन भी कहते हैं, और ये सब हिमालयन कंट्रीज़ का रीजन है। अगर हम टोपोग्राफी के हिसाब से देखें तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट ही इस रीजन को बनाती है। ये हिमालय और हिंदू कुश इस रीजन के नॉर्थ में स्थित है। और साउथ एशियन रीजन में 8 कंट्रीज़ आती हैं, और ये कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 कंट्रीज़ मिलके साउथ एशियन रीजन बनाती हैं, या फिर साउथ एशियन रीजन में ये 8 कंट्रीज़ आती हैं। ये 8 कंट्रीज़ एक अपना इकोनॉमिक ब्लॉक भी बनाया है इन कंट्रीज़ ने, जिसे बोलते हैं सार्क। तो ये सार्क कंट्रीज़ हैं, और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का ही एक ग्रुप है। यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का एक चिल्ड्रेन फंड है, जो कि चिल्ड्रेन के मेडिकल और कंप्लीट ग्रोथ के लिए काम करता है। ये चिल्ड्रंस को ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड भी देता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। बिजनेस पेज पे एक न्यूज़ है डेट फंड के बारे में, हालांकि इसमें टर्म इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डेट फंड क्या होता है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। डेट फंड को बॉन्ड फंड भी बोलते हैं, और इसमें
ये जो है इन्वेस्ट किया जाता है इसमें बॉन्ड्स में, किसी कंपनी के बॉन्ड्स में या डेट सिक्योरिटीज़ में। बॉन्ड फंड स्टॉक फंड से अलग है, स्टॉक इक्विटी का पार्ट कहलाता है और जो डेट फंड है वो लोन का पार्ट कहलाता है। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है डेट फंड में उसको रेगुलर टाइम पे इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है अदर देन मेन कैपिटल अमाउंट। तो डेट फंड का जो है वो उसमें डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन डेट फंड में कंपनी की ओनरशिप का जो राइट है वो नहीं मिलता है। तो हमने कल भी देखा था जो भी फंडिंग की मैकेनिज़्म है उसमें कंपनीज़ के द्वारा दो तरह से फंड किया जाता है, पहला है इक्विटी और दूसरा है डेट। तो यहाँ पर जो डेट फंड है वहाँ पर डेट की बात की जा रही है। डेट यानी कि उधार, कंपनियाँ उधार लेती हैं, उधार के बाद जो इंटरेस्ट एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टर को उतना इंटरेस्ट भी देती हैं और जो कैपिटल है वो मैच्योरिटी के बाद कैपिटल भी मिलता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली डेट फंड की बात की गई है, यानी कि ये एक फ़ंड है, इसमें काफ़ी कंपनीज़ के डेट्स होते हैं जिसको मिलाकर एक फ़ंड बनाया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा, और उसकी एक पर्टिकुलर NAV होती है और उस NAV के हिसाब से ही यूनिट्स अलाउ होती हैं इन्वेस्टर्स को, यूनिट्स परचेज कर सकते हैं इन्वेस्टर। तो जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी का भी म्यूचुअल फंड हो सकता है और डेट का भी म्यूचुअल फंड हो सकता है। यहाँ पर पर्टिकुलरली डेट म्यूचुअल फंड की बात की गई है, ज़्यादा सेफ है ये इक्विटी के म्यूचुअल फंड से। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।